गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। हम लोग पढ़ रहे थे कंसिडरेशन, ठीक है। कंसिडरेशन में रूल्स गवर्निंग कंसिडरेशन हम लोग पढ़ चुके थे और फिर हम लोग पढ़े थे व्हाट आर द एक्सेप्शंस टू द रूल नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट का क्या एक्सेप्शन है, ठीक है। अब हम लोग कंसिडरेशन से रिलेटेड कुछ और छोटे मोटे टॉपिक्स पढ़ेंगे और फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। चलो हेडिंग करना, sue by a third party on an agreement. Sue by a third party on an agreement. इसका मतलब क्या देखना, जैसे मैं पढ़ाया था, देखिए एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंसिडरेशन जो है वो प्रॉमिसी से भी हो सकता है या किसी और दूसरे व्यक्ति से भी हो सकता है। एक लाइन बताया था, याद करो, देयर कैन बी ए स्ट्रेंजर to a consideration. There can be a stranger to a consideration, but not to a contract. इसका मतलब क्या था, कंसिडरेशन कोई और पे कर रहा है तो चलेगा। जैसे एग्जांपल बताया था, हम लोग पेन खरीद के लेके आए, हमारे बदले पापा पैसा दे दिए तो चलेगा, पता है, याद है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर स्ट्रेंजर नहीं हो सकता, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर थर्ड पार्टी नहीं हो सकता। इसका मतलब अगर दोनों को कोई भी प्रॉब्लम है, पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट को, तो वो लोग आपस में केस फाइल कर सकते हैं। कोई तीसरा व्यक्ति किसी के खिलाफ केस फाइल नहीं कर सकता, ठीक है। ये पढ़े थे, स्ट्रेंजर कहां नहीं हो सकता, कॉन्ट्रैक्ट के बेनिफिट्स के लिए स्ट्रेंजर नहीं हो सकता। मतलब कॉन्ट्रैक्ट के बेनिफिट्स को एनफोर्स करने के लिए स्ट्रेंजर नहीं हो सकता। मतलब अ स्ट्रेंजर कैन नॉट फाइल अ सू, एक स्ट्रेंजर केस फाइल नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन स्ट्रेंजर कहां हो सकता है, कंसिडरेशन में हो सकता है, ठीक है। तो हम वही पढ़ने जा रहे हैं, सू बाय अ थर्ड पार्टी ऑन एन एग्रीमेंट। कोई थर्ड पार्टी मतलब कोई स्ट्रेंजर, मतलब कोई बाहर वाला, प्रोमिजर और प्रोमिजी को छोड़ के कोई तीसरा व्यक्ति, क्या वो केस फाइल कर सकता है। तो जनरल रूल तो ये बोलता है कि वो केस फाइल नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशंस दिया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, जहां पे एक थर्ड पार्टी भी केस फाइल कर सकता है। तो आज की क्लास में हम यही पढ़ने वाले हैं। जनरल रूल ये बोलता है कि थर्ड पार्टी केस फाइल नहीं कर सकता, लेकिन एक एक्सेप्शनल रूल है, एक अलग सा रूल बनाया गया है, कुछ लिस्ट दिए गए हैं, वहां पे लिखा गया है कि कब कब एक थर्ड पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट केस फाइल कर सकता है, ठीक है। चलो तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। हेडिंग है सू बाय अ थर्ड पार्टी ऑन एन एग्रीमेंट, लिखना। इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, in Indian Contract Act 1872, the consideration for an agreement, the consideration for an agreement may proceed from a third party. The consideration for an agreement may proceed from a third party, comma, the third party cannot sue on an agreement. बोला थर्ड पार्टी केस फाइल नहीं कर सकता, स्ट्रेंजर हो सकता है कहां पे, कॉन्ट्रैक्ट में, सॉरी स्ट्रेंजर हो सकता है कंसिडरेशन में, लेकिन स्ट्रेंजर कहां नहीं हो सकता, कॉन्ट्रैक्ट में नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशंस है, कुछ एक्सेप्शंस दिए हुए इसके अंदर, जहां पे ऐसा केसेस जहां पे
एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी एक स्ट्रेंजर, एक थर्ड पार्टी केस फाइल कर सकता है। ठीक है, देखना फुल स्टॉप। Hence, there can be a stranger to a consideration, but there cannot be a stranger to a contract। क्या बोल रहा है? कंसिडरेशन में स्ट्रेंजर हो सकता है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में स्ट्रेंजर नहीं हो सकता। मतलब कंसिडरेशन थर्ड पार्टी की तरफ से आ सकता है लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट का केस फाइल करने का बात आएगा तो थर्ड पार्टी केस फाइल नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस जरूर हैं। ठीक है, देखना फुल स्टॉप। द स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट cannot sue is known as। ठीक है, ठीक से लिख लेना नाम, एग्जाम में बहुत बार आ जाता है। डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। प्रिविटी का मतलब होता है पार्टी, PARTY। डॉक्ट्राइन मतलब रूल। ठीक है, डॉक्ट्राइन का मतलब है रूल और प्रिविटी का मतलब होता है पार्टी। तो डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब डॉक्ट्राइन ऑफ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कौन केस फाइल कर सकता है और कौन केस फाइल नहीं कर सकता। तो रूल क्या हो रहा है? पार्टी मतलब प्रोमिसर और प्रोमिसी, खाली वो लोग आपस में केस फाइल कर सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी इसमें बीच में नहीं आ सकता। ठीक है, फुल स्टॉप। However, there are certain exceptions। However, there are certain exceptions मतलब कुछ exceptions है। अब exceptions का मतलब ऐसा केसेस जहां पे एक थर्ड पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट केस फाइल कर सकता है। ठीक है, चलो लिखेंगे हम लोग पॉइंट नंबर 1। बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा रूल्स नहीं है, एकदम छोटे छोटे पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 हेडिंग करना, इन द केस ऑफ ट्रस्ट। इन द केस ऑफ ट्रस्ट लिख लेंगे, a beneficiary can enforce his rights under the trust though he was not a party to a contract between the settler and trustee। बिटवीन द सेटलर एंड ट्रस्टी। ठीक है, पहले लिख लो फिर अपने देखते हैं क्या है इसका मतलब। ये तो ठीक से लिख लेना, नहीं दिख रहा होगा। सेटलर एंड ट्रस्टी। ठीक है, इसका मतलब देखना, ट्रस्ट का मतलब क्या होता है पता है? जनरली हम ट्रस्ट का मतलब सुने होंगे कोई NGO जैसा कुछ है ना, जो फ्री में लोगों को काम वाम
या कुछ हेल्प कर रहा है सोसाइटी का, ये सबको बोलते हैं ट्रस्ट या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो अपने बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, सपोज एक ट्रस्ट है, ठीक है, अब ट्रस्ट के अंदर क्या होते हैं, ट्रस्टी लोग होते हैं। ट्रस्टी मतलब जो ये ट्रस्ट का ख्याल रखते हैं, मतलब ट्रस्ट का जो भी देख रेख है, जो भी क्या डिसीजंस लेना है वो सब कौन लेता है, ट्रस्टी लोग लेते हैं। ठीक है, तो ट्रस्ट से आया है ट्रस्टी। ठीक है, अब किसी एक ट्रस्टी का, अब कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में है, ट्रस्ट के बीच में और ये ट्रस्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, अब कोई एक ट्रस्टी का अगर डेथ हो जाता है तो उसके नाम पे जो भी होगा या उसका जो भी हिस्सा होगा, ये एनजीओ में, एनजीओ का बहुत सारा प्रॉपर्टीज हो सकता है, बहुत सारे एसेट्स हो सकते हैं एनजीओ के, इसमें जो हिस्सा होगा, जैसे सपोज मिस्टर सी ट्रस्टी है, उसका डेथ हो गया, तो उसका जो बेटा होगा उसको क्या बोला गया यहाँ पे, बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी मतलब जिसको फायदा हो रहा है। ठीक है, तो एक बेनिफिशियरी जो है एनफोर्स कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को, लेकिन ये पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट कौन है, ट्रस्टी कॉन्ट्रैक्ट किया था। ठीक है, और सेटलर का मतलब है जो प्रॉपर्टीज डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ट्रस्टीज के बीच में, सेटलर मतलब सेटल कर रहा है मामला। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेटलर है और जो ट्रस्टी है उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है कि किसी का भी डेथ हो जाता है तो कैसे कैसे प्रॉपर्टीज मिलेगा। लेकिन अगर कुछ भी इधर उधर किया जा रहा है तो ये जो बेनिफिशियरी है, ये सेटलर, ये जो मिस्टर सी है जिसका डेथ हो गया, उसका जो बेटा है वो एनफोर्स कर सकता है राइट्स को। ठीक है, तो इन केस ऑफ अ ट्रस्ट, जो बेनिफिशियरी है, जो बेनिफिशियरी है वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर भी नहीं किया बेनिफिशियरी, लेकिन फिर भी वो अपने हक के लिए केस फाइल कर सकता है। तो ये एक्सेप्शन आ गया, क्योंकि जनरल लॉ क्या बोलता है, केस फाइल नहीं कर सकता। ये अचानक से बेनिफिशियरी के लिए क्या बोल रहा है, एक बेनिफिशियरी अगर उसके खिलाफ कुछ गलत हो रहा है तो वो केस फाइल कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर बी, इन केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट्स, इन केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट्स। ठीक है, फैमिली सेटलमेंट के केसेस में क्या होता है, फैमिली सेटल हुआ था, झगड़ा वगड़ा होता है कि नहीं भाई भाई के बीच में, वही है यहाँ पे इन केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट्स। ठीक है, जो बाप दादा लोग की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो सब के बीच, वो सबके लिए भाइयों के बीच में झगड़ा वगड़ा होता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं फैमिली सेटलमेंट कराना, मतलब प्रॉपर्टीज को डिस्ट्रीब्यूट कराना। ठीक है, चलो लिखते हैं एक बार फिर देखते हैं। The terms of the settlements are in writing between the members of family. Then any member who was not originally party to the contract can enforce it. ठीक है, ये कुछ नहीं है, सिंपल सा पॉइंट है एकदम। पढ़ के ऐसा लग रहा है सर क्या लिखा दिए, लेकिन एकदम सिंपल सा पॉइंट है। देखना, एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है सपोज दादाजी के नाम पे। ठीक है, अब तीन भाई उसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिए, कोई झगड़ा नहीं है, तीनों आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिए। ठीक है, अब एक एग्रीमेंट बनाया गया जिसमें ए, बी और सी साइन किए और ये लोग डिसाइड किए ये जो प्रॉपर्टी है तीनों के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ठीक है, कोई झगड़ा नहीं है। पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट कौन है, ए, बी एंड सी। लेकिन अचानक से सी के मरने के बाद सी का बेटा जब बोला कि मुझे
अपने पापा का जो आधा 1/3 हिस्सा था वो मुझे दे दो। तो ए और बी मना कर दिए। ए बोले तू तो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ था? ए, बी और सी। तो सी मांगेगा तो ही हम देंगे, सी तो मांग नहीं सकता, सी तो मर गया ना। तो सी, ये लोग क्या बोल रहे हैं, ए और बी, सी मांगेगा तो ही हम देंगे वरना हम नहीं देंगे। तो यहाँ पे लॉ क्या बोलता है, ये जो बेटा है भले ही पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट नहीं है लेकिन ये केस फाइल कर सकता है ए और बी के खिलाफ पैसा रिकवर या 1/3 जमीन रिकवर करने के लिए। ठीक है, तो वही बोल रहा है इफ द टर्म्स ऑफ सेटलमेंट आर इन राइटिंग, अगर रिटन है तो, मतलब ये जो एग्रीमेंट है, ठीक है, रिटन अगर है तो बिटवीन द मेंबर्स ऑफ फैमिली, मतलब ए, बी एंड सी, इनके बीच में अगर रिटन है, देन एनी मेंबर, मतलब ये जो बेटा सन हु वाज नॉट ओरिजिनली पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन एनफोर्स इट। मतलब भले ही बेटा पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, भले ही बेटा पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी बेटा कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कर सकता है। समझ में आ रहा है? ये कब पॉसिबल है? इन केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट्स। क्लियर? किसको डाउट है बताओ फटाफट से। मेरे हिसाब से क्लियर होगा एकदम, कुछ नहीं है। फैमिली में अगर झगड़ा वगड़ा हो रहा है तो तुम अपने हक के लिए केस फाइल कर सकते हो। अगर तुम्हारा लीगल हक बनता है तुमको पैसे मिलेंगे, भले ही तुम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किए हो या नहीं किए हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हारा हक है उस प्रॉपर्टीज में तो तुमको वो पैसा जरूर मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर सी। In case of certain marriage agreements, marriage contracts कर दो। In case of certain marriage contracts, लेकिन उसके अंदर a female member can enforce a provision for marriage expenses made on the partition of the HUF। ठीक है, देखना क्या बोल रहा है, ये बहुत आसान है। क्या बोल रहा है, जब भी एक HUF का पार्टीशन हो रहा है, सपोज एक HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, ठीक है, और उसमें जो घर के बड़े हैं, जो मेल मेंबर्स हैं, वो लोग आपस में डिवाइड कर रहे हैं प्रॉपर्टीज को। 4 भाई हैं, A, B, C, D, और ये प्रॉपर्टीज को डिवाइड कर रहे हैं आपस में। ठीक है, तो यहां लॉ क्या बोल रहा है, अगर इनकी एक बहन है, एक फीमेल मेंबर है, सपोज इसकी बहन है, ठीक है, तो फीमेल मेंबर ये बोल सकती है कि देखो ये पार्टी कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में, ए, बी, सी और डी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है कि वो लोग जो प्रॉपर्टीज आपस में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और सिस्टर को भी प्रॉब्लम भी नहीं है उससे। सिस्टर बोल रही है ठीक है मैं तो शादी होकर चली जाऊंगी, तुम लोग प्रॉपर्टीज डिवाइड कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिस्टर एग्री कर रही है, लेकिन सिस्टर क्या बोल रही है कि मेरे शादी के लिए खर्चों का जो होगा, शादी में जो खर्चे होंगे उसका प्रोविजनिंग कर लो। मतलब HUF के प्रॉपर्टी में से उतना पैसा अलग करो पहले जो मेरे शादी में लगेगा, बाकी पैसा अपने चारों बीच में डिवाइड कर लो। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट A, B, C और D के बीच में, लेकिन सिस्टर बोल सकती है उसमें कि मेरा जो खर्चा है शादी का उसको अलग करो, बाकी प्रॉपर्टी डिवाइड करो, और वो एक वैलिड होगा। क्यों वैलिड होगा? क्योंकि सिस्टर जो है HUF के पार्ट ही तो है, तो सिस्टर के शादी के बाद अगर हम डिवाइड करते तो चलो सिस्टर बोली चलो ठीक है चारों भाई रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर शादी नहीं हुआ है तो बोल सकती है सिस्टर कि मेरे शादी के लिए पहले पैसा अलग करो और फिर चारों भाई आपस में डिवाइड कर लो। क्लियर? तो कॉन्ट्रैक्ट तो A, B, C और D के बीच में था, लेकिन सिस्टर भी उसमें क्या बोल सकती है कि मेरे शादी का खर्चा अलग करो।
क्लियर? वही बोला हुआ है और कुछ नहीं बोला, एनफोर्स अ प्रोविजन फॉर मैरिज एक्सपेंसेस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर डी, पॉइंट नंबर डी, इन केस ऑफ असाइनमेंट, इन केस ऑफ असाइनमेंट, असाइनमेंट का मतलब क्या होता है, अपना जो अधिकार है किसी और को दे देना, उसको बोलते हैं असाइनमेंट। जैसे कि सपोज मैं एक मूवी हॉल का टिकट खरीदा, एक मूवी देखने के लिए एक मूवी हॉल का टिकट खरीदा, ठीक है। मैं मूवी देखने जाना चाहता हूं और 200 रुपए देके मैं एक टिकट परचेज कर लिया। अब ये कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में, मूवी हॉल और मेरे बीच में, कि मैं 200 रुपए दिया हूं और मूवी हॉल वाला मुझे उसके बदले एक मूवी दिखाएगा, बढ़िया सी एक मूवी दिखाएगा, ठीक है। अब मेरा अचानक से प्लान चेंज हो गया, मैं मेरे एक दोस्त को बोला भाई मैं तो नहीं जा पाऊंगा, मेरा एक दोस्त है मिस्टर ए, मैं बोला मैं तो नहीं जा पाऊंगा, ले मूवी तू देख ले, टिकट मैं उसको दे दिया, ठीक है। तो मेरा अधिकार था मूवी देना, मूवी देखना, वो अधिकार को मैं किसको दे दिया, मिस्टर ए को, ठीक है। इसको लॉ में क्या बोला जाता है, असाइनमेंट। असाइनमेंट का मतलब अपना अधिकार किसी और को ट्रांसफर कर देना, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ था, मेरे बीच में एंड मूवी हॉल के बीच में, लेकिन अब कॉन्ट्रैक्ट में कौन जाएगा मूवी देखने, मिस्टर ए, क्योंकि मैं दे दिया उसको टिकट, मेरे पास टाइम नहीं था, मेरे पास कुछ काम था, मैं ए को टिकट दे दिया, ए को बोला मूवी चल जाना, बस मूवी लगा हुआ देख के आ जाना। अब ए गया मूवी हॉल मूवी देखने, अब अगर मूवी नहीं चला, ये बैठा रहा, मूवी चला ही नहीं, स्क्रीन खराब हो गया, मूवी चला ही नहीं आज, तो ये मिस्टर ए जो है, ये लॉ बोलता है केस फाइल कर सकता है किसके खिलाफ, मूवी हॉल के खिलाफ केस फाइल कर सकता है कि मेरा 200 रुपए लिए और मूवी भी नहीं दिखाए, ठीक है, और उसके खिलाफ वो केस फाइल कर सकता है, या 200 रुपए वापस रिकवर करने के लिए पुलिस के पास जा सकता है, ठीक है। तो मुझे बताओ कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में था, कॉन्ट्रैक्ट था मेरे बीच में, मेरे बीच में और मूवी हॉल के बीच में, तो मैं पहला पार्टी था और ये दूसरा पार्टी था, कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन केस कौन कर रहा है, मिस्टर ए, तो ये कौन है, थर्ड पार्टी टू दी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो इन केस ऑफ असाइनमेंट, जिसको हम लोग अधिकार असाइन किए हैं, जिसको अधिकार दिए हैं, वो भी चाहे तो केस फाइल कर सकता है, ठीक है। तो जनरल लॉ क्या था, खाली पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट केस फाइल कर सकते हैं, लेकिन असाइनमेंट में क्या हुआ, कोई थर्ड पार्टी जो है मेरा दोस्त, वो केस फाइल कर दिया मूवी हॉल के खिलाफ, ठीक है। लिखना, when the benefits of a contract is signed, the assignee, in the benefit of a contract assigned, the assignee can enforce the contract। हम इसके अंदर एग्जाम्पल क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि अननेसेसरी उसको नोट्स को बड़ा करने का ऑब्जेक्टिव नहीं है, एग्जाम में खाली एक एक लाइन 7 पॉइंट 6 पॉइंट जो है, एक एक लाइन खाली हम लिख देंगे तो भी पूरा फुल मार्क्स मिलेगा अपने, ठीक है, क्योंकि बुक में ही बहुत कम दिया हुआ है, तो हम लोग फालतू में एग्जाम्पल लिख लिख के उसको बड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि आखिर पढ़ना तो अपने को ही है ना, कोई और थोड़ी पढ़ेगा। पॉइंट नंबर ई, in case of estoppel, in case of estoppel by acknowledgement, पहले लिख लेते हैं, एग्जाम्पल लिखा हूं उसके अंदर, एग्जाम्पल लिखने से ना सबसे अच्छा समझ में आएगा ये वाला, ठीक है। तो डायरेक्टली हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं, लिखना, if L gives to M 2000 to be given to N,
and M informs N that he is holding money for him. Afterwards, M refuses to pay. Afterward, M refuses to pay. Here, N can file a suit against M. ठीक है, एकदम सिंपल सा बात है. क्या बोल रहा है? L पैसा दिया किसको? M को. क्या बोला? ये पैसा किसको दे देना? N को दे देना. ठीक है, L पैसा दिया M को, कितना रुपए? 2000 रुपए. और क्या बोला? जाके ये पैसा किसको दे देना? N को दे देना. M, अब पैसा किसके पास है? M के पास है. M फोन लगाया किसको? N को, और बोला कि भाई मुझे पैसा दिया है, L पैसा दिया है, मैं लाके तेरे को 2000 रुपए दे दूंगा. ठीक है, तो N बोला ठीक है, जब इधर आता रहेगा तो 2000 रुपए मुझे दे देना. बाद में M क्या बोल रहा है? M मना कर रहा है पैसा देने से. M refuses to pay. ठीक है, तो यहां पे मुझे बताओ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट कौन है? L और M. L और M के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ. L पैसा दिया M को, बोला कि जाके उसको थोड़ा दे के आ जाना. ठीक है, तो L और M के बीच में है, लेकिन केस कौन कर सकता है? N केस फाइल कर सकता है M के खिलाफ कि मेरा 2000 रुपए जो है M नहीं दे रहा है, जबकि M तो पैसा लिया भी नहीं था. L दिया था M को, लेकिन N केस फाइल कर रहा है M के खिलाफ. ठीक है, क्यों? क्योंकि ये पैसा किसका है? N का है. ठीक है, किसके खिलाफ केस फाइल करेगा? N. M के खिलाफ केस फाइल करेगा. इसी को बोलते हैं स्टॉपेल बाय एक्नॉलेजमेंट. ये वाला शायद तुम पढ़े भी होगे, टाइप्स ऑफ पार्टनर जो होता है, पार्टनर बाय स्टॉपेल जो बोलते हैं अपने. ठीक है, और अगर नहीं भी पढ़े हो तो आएगा वो वाला चीज वापस से इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में, वहां पे हम लोग डिटेल में एकदम पढ़ेंगे. स्टॉपेल का मतलब होता है कुछ चीज मानना, एक्नॉलेजमेंट का मतलब हाँ बोलना. ठीक है, तो M बोला किसको? N को, कि मैं तेरा 2000 रुपए रखा हूं. तो अब N 2000 रुपए किससे मांग सकता है? M से मांग सकता है. इसको बोलते हैं स्टॉपेल बाय एक्नॉलेजमेंट. एक्नॉलेजमेंट मतलब हाँ बोलना. हाँ कौन बोला? हाँ कौन बोला? M हाँ बोला. किसको हाँ बोला? N को हाँ बोला कि तेरा जो 2000 रुपए है जो मुझे L दिया था वो मैं रखा हूं. ठीक है, क्लियर है इतना? ऑल क्लियर? हाँ सर, ऑल क्लियर. नेक्स्ट पॉइंट नंबर कितना बताओ फटाफट से. पॉइंट नंबर कितना होगा? पॉइंट नंबर होगा 6. देना पॉइंट नंबर 6. हेडिंग है कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय एजेंट. ठीक है, बुक में 7 पॉइंट है, लेकिन जो बुक का पॉइंट नंबर 6 है अब वो उतना रेलिवेंट नहीं है, तो हम लोग 6 पॉइंट पढ़ने से हो जाएगा अपना. ठीक है, तो हेडिंग है कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय एजेंट. इसका मतलब क्या देखना, अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एजेंट करता है, एजेंट किसके बदले कॉन्ट्रैक्ट करता है? मालिक के बदले कॉन्ट्रैक्ट करता है. तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर एजेंट करता है तो फिर भी मालिक उसको एनफोर्स करा सकता है. मतलब मालिक कौन है? मालिक एक थर्ड पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में? एजेंट के बीच में और जिससे कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसके बीच में. लेकिन प्रिंसिपल जो है, जो मालिक है, वो थर्ड पार्टी है. एजेंट कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, लेकिन एजेंट के बदले मालिक उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कर सकता है. ठीक है, नॉर्मल लॉ क्या बोलता है? थर्ड पार्टी नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है? थर्ड पार्टी है, क्योंकि एजेंट कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है, लेकिन प्रिंसिपल उसको एनफोर्स कर सकता है. ठीक है, लिखना. The principal can enforce the contracts made by his agent. The principal can enforce the contract made by his agent who has acted
within the scope of his authority। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एजेंट को जितना पावर दिया गया है, अगर उसके अंदर वो काम किया है, उसको क्या बोलते हैं, एक्टेड विद इन द स्कोप ऑफ ऑथोरिटी। मतलब एजेंट के पावर में जो चीज था, अगर वही काम किया है वो, तो प्रिंसिपल जो है उसको एनफोर्स कर सकता है। लेकिन प्रिंसिपल पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी प्रिंसिपल उसको एनफोर्स कर सकता है। क्लियर? तो ये हमारा कंप्लीट होता है सू बाय थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। इतना पढ़ेंगे हम आज की क्लास में। नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक चालू करेंगे, उसका हेडिंग होगा अदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, वो हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए इतना पढ़ेंगे। चलो, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।